हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसका सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लेक्चर। स्टूडेंट्स, सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक बार ताकि आप लोगों को याद आ जाए। वेक्टर किया हमने, वन डायमेंशन मोशन, प्रेटाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी और इसके बाद हम कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर है। और अगर कोई बच्चा इस लेक्चर को डायरेक्ट देखने आया है सेकंड लेक्चर पे, तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। मैं उनको एडवाइस करूंगा कि पहले आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखें, फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप सेकंड लेक्चर पे आए। और अगर कोई फ्रेशर है, कोई एकदम नया बच्चा है जिसको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं कहूँगा कि नहीं, आप अभी इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट मत कीजिए, इस तरह से टाइम किल होता है। पहले आप अपना बेस ठीक कीजिए। बेस क्या है? कुछ चैप्टर्स बेसिक है जिसका एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में दिखेगा, जिसमें से पहला नाम वेक्टर वन डायमेंशन मोशन है ना। तो इन दो चैप्टर के किए बिना आप सही से किसी भी चैप्टर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन सभी चैप्टर्स का जो आपका एप्लीकेशन है ना, बाकी चैप्टर्स में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को पता है कि आई सेट आ चुका है हम लोगों का, और हर साल एडमिशन के पहले हम लोग आई सेट इम्पल्स स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस टेस्ट में जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है उन लोगों को 100% तक का स्कॉलरशिप मिलता है। अब इलाहाबाद के इस आई सेट के स्कॉलरशिप जो टेस्ट है हमारा, उसके डिटेल में जानने के लिए मैं इस लेक्चर में टाइम नहीं लूँगा। आपको कोई भी जानकारी आपको लेना हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बस इतना मुझे याद दिलाना है आप लोगों को, 27 मार्च, 31 मार्च, 7 मार्च और 10 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल और 10 अप्रैल तक से हम लोगों का ये 4 दिन है जब आई सेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। आई सेट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और ये टेस्ट ऑफलाइन होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट ऑफलाइन होगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। देखिए बच्चा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए, क्योंकि पता है उनको भी ऑनलाइन में बच्चा चिटिंग करके भी अटेम्प्ट कर सकता है कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन उनको किसी तरह से आपको टेस्ट में बुलाना है और आपको बोलेंगे कि हाँ आपका स्कॉलरशिप निकल गया है, ताकि आप वहाँ एडमिशन ले लें। ये सब एक आपका एडमिशन प्रोसेस है और कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग का स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल जेन्युइन है। जो हम लोग बता रहे हैं उतना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। 100% स्कॉलरशिप का मीनिंग क्या है ये आपको डिटेल में बताएंगे जब आप इन्फॉर्मेशन ऑफिस से कलेक्ट करेंगे तो वहाँ से, ठीक है। लेकिन 100% स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाएगा, ये बहुत जेन्युइन है, ठीक है। और कोई भी टेस्ट हमारा भी फिलहाल ऑनलाइन नहीं है, ये सारा ऑफलाइन है। इसके बाद सर कोई और टेस्ट होगा, तो अगर इसके बाद फर्दर हम लोग कोई टेस्ट कनेक्ट करते हैं तो हमारे वेबसाइट पे उसको आप विजिट करके वहाँ पे आप अपडेट ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताना था आप लोगों को कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट किसके किसके लिए होगा। तो पहला बात कि क्लास 10 के बाद जो बच्चे 11 में आ रहे हैं उनके लिए होगा। 11 के बाद अगर आप 12 में आ रहे हैं तो उनके लिए भी होगा। सर ड्रॉप जो रिपीटर बच्चे होते हैं जेईई और नीट के लिए, तो देखिए आप चाहें तो इस टेस्ट को दे सकते हैं, लेकिन जेईई का एग्जाम अप्रैल में है, तो जो भी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा अप्रैल के बाद होगा जेईई के लिए, ड्रॉप रिपीटर बच्चों के लिए। और नीट वाले बच्चों का एग्जाम 5 मई को है, तो जो भी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा 5 मई से होगा। तो उस वक्त भी हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट आपको जो है आई सेट प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों के लिए जो रिपीटर होते हैं। तो उनका वाला टेस्ट उस वक्त होगा। आप अभी भी देना चाहते हैं, देकर के अभी आप पहले सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप एग्जाम में बिजी है तो फोकस एग्जाम पे रखें, ना किसी स्कॉलरशिप टेस्ट पे। आप एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद फिर आप जब वापस हमारा आई सेट आएगा जेईई और नीट के लिए, तो रिपीटर बैच के लिए, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि मैंने आपको लेक्चर बताने से पहले बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर एमसीक्यू और फिर पीवाईक्यू करते हैं हम लोग जेईई और नीट दोनों का, ठीक है। तब जाके क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। चलिए आइए स्टार्ट करके टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। वाटर जेट लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे, आप लोगों को याद होगा लास्ट टॉपिक क्या था। लास्ट टॉपिक था किसी भी वॉल पे हम लोग अगर एक बॉल को मारते हैं, मतलब हिट करते हैं, तो उस बॉल का चेंज इन मोमेंटम या फिर बॉल के ऊपर जो फोर्स है या फिर वॉल के ऊपर फोर्स है वो कितना होता है। तो ये हम लोग कैलकुलेट किए, तो आपको याद होगा। पहले मैं वाटर जेट का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, फिर उसके बाद फिर आप इसको देखो आ जाओ अच्छे से समझो। सपोज कर लो कि ये एक वॉल है, सपोज कि ये एक वॉल है, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि इस वॉल पे हम लोग वाटर पाइप, बहुत लोग हाउस पाइप भी बोलता है, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक लाइन है और यहाँ पर ये एक हाउस पाइप है, जस्ट लेट की ये एक हाउस पाइप है। और इसके थ्रू क्या करें ना, पानी वाटर को वॉल के ऊपर हिट कर रहे हैं सर्टेन एंगल से आप इसको हिट कर रहे हैं। सपोज़ मैं वाटर के कलर को वाइट दिखा देता हूँ, क्योंकि ब्लू तो ये खुद भी है। चलो ट्राई करता हूँ ब्लू से, ब्लू पे ब्लू कैसा दिखता है। चलो ये दिख रहा है वाटर, ठीक है। वाटर आ रहा है, ये वाटर आ रहा है, और वाटर आने के बाद वॉल से कोलाइड किया
और कोलिजन होने के बाद वाटर जिस एंगल से आया था उसी एंगल से वापस चला गया, ठीक है, जिस एंगल से आया था उसी एंगल से वापस चला गया, ठीक है। तो पूछेगा आपसे सवाल क्या कि वॉल के ऊपर वाटर ने कितना फोर्स लगाया या फिर वॉल ने वाटर के ऊपर कितना फोर्स लगाया, क्योंकि देखिए वाटर इधर से इधर हो गया, मोमेंटम चेंज हुआ ना। आप गौर कीजिए, पहले जो इसका वेलोसिटी है आप देख रहे हैं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है, सॉरी ये वेलोसिटी इधर है, एक मिनट, ठीक है, ये वेलोसिटी इधर है। कोलिजन के बाद ये वाटर जो है वो इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो बिना फोर्स लगाए कोई मोमेंटम थोड़ी चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि वॉल से बॉल के ऊपर, यहाँ वाटर है वहाँ बॉल था, वॉल से बॉल के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या करता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या करता है, जो फोर्स इस पे आया है ये फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही वाटर के मोमेंटम को चेंज कर देता है, फोर्स लगा करके इसे धक्का मार के। मतलब फोर्स हमेशा किसी भी बॉडी से परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। जितना फोर्स वॉल लगाएगा वाटर के ऊपर, एग्जैक्टली सेम फोर्स वाटर भी लगाएगा वॉल के ऊपर। आप समझ गए होंगे एक्शन एंड रिएक्शन। तो जब बॉल वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि हमने आपको क्या समझाया था, हमने आपको समझाया था कि जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा वो 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा। आराम से पढ़िए, आराम से समझिए, किसी भी तरह के क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर टीचर का अपना एक ओपिनियन होता है। कुछ टीचर्स का ओपिनियन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है, कुछ टीचर्स का ओपिनियन बच्चों के भलाई के हिसाब से होता है। हम लोगों ने आज तक कोई भी पेड क्रैश कोर्स के तौर पे एक कोर्स नहीं चलाया अभी तक। और अगर कोई बच्चा ज़बरदस्ती आता भी हमसे कि सब क्रैश कोर्स प्रोवाइड कीजिए, तो हम लोग इस बात को सीधा मेंशन करते हैं कि कोई भी क्रैश कोर्स बोल के कुछ नहीं होता है। प्रिपरेशन के लिए कम से कम, मैंने वर्ड यूज़ किया कम से कम, अगर आपका 11-12 अच्छा है तो एक साल लगता है, पूरा फुल एक साल पढ़ाना पड़ता है, तब जाके सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होता है। आप हर कुछ स्टार्टिंग से समझ के कनेक्ट करके पढ़ पाते हो, तब जाके एप्लीकेशन आता है। लास्ट के 3 मंथ 4 मंथ करके कुछ नहीं होता है, वो हल्का फुल्का मार्क्स इंप्रूवमेंट होता है। ये उनके लिए है जिनको आगे कुछ बड़ा नहीं करना है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है कि आपको जेईई मेन एडवांस अच्छे तरीके से देना है, तो आपको चीज़ों को कनेक्टिविटी आना चाहिए, सब कुछ बेसिक्स आना चाहिए। टाइम लेके आइए, टाइम लेके पढ़िए। और आपको लगता है कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो डिसाइड कर लीजिए कि मेरी ज़िंदगी का ये 2 साल मैं दे रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ के मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। ऐसे कीजिए, हर बार कभी ये कभी वो, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री कभी मैथ कभी बायोलॉजी, कभी ये चैप्टर कभी वो चैप्टर, कभी वो चैप्टर वीक है वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसका नोट्स नहीं है। एकदम प्लान वेल प्लान के साथ पढ़िए, ठीक है। मैं आपको इस लेक्चर के अंदर सब कुछ A to Z सारा टॉपिक क्लियर करूंगा इसके अंदर, ठीक है, आराम से। उसके बाद आप देखना जेईई में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, नीट का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, उसके बाद आप देखना। आ जाओ, ये क्या हो गया 2mv cos थीटा बाई टी। ये टाइम क्या है, ये वो टाइम है जिस टाइम में बॉल का मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट हो गया इधर से इधर, जितने देर तक फोर्स लगा और वो चेंज हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अब अगर बात करेंगे एंगल का, तो यहाँ पर एंगल आप देख सकते हैं, एंगल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एंगल पहले भी थीटा था और अब भी थीटा ही है, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो जो बॉल आ रहा था पिछले टॉपिक में, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ इस चीज़ को। पिछले टॉपिक में ये हम लोग किए थे, ये इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन मैं दिखा रहा हूँ जस्ट, बस इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, सेम टॉपिक को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। ये बॉल है, थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो क्या होगा मैं दिखा दूँगा। ये पार्टीशन, ये बॉल आ रहा है, बॉल का मास m और वेलोसिटी v, वापस बॉल चला गया, बॉल का मास m और वेलोसिटी v, है ना। और ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, समझ गए ना। थीटा हमेशा नॉर्मल से है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो वॉल के ऊपर परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, वहाँ से थीटा है ना। आप लोग यहाँ से थीटा देगा तो आपको ये एंगल डालना पड़ेगा। अगर ये 60 है तो आपको 30 डालना होगा, अगर ये 30 है तो आप 30 डालिए, ठीक। वॉल से एंगल नहीं, एंगल फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, ओके। अब सर जब बॉल आ रहा था तो बॉल वाले केस में तो बॉल का मास आया और चला गया, एक कांस्टेंट मास था जो हीट करके चला गया, एक कांस्टेंट मास था जो हीट करके चला गया। लेकिन अभी यहाँ पे सर इस केस में तो वॉल का जो वाटर का जो मास है वो कंटिन्यूसली आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, पर सेकेंड आना जाना लगा हुआ है मास का। ठीक तरह से बोलेंगे ना, टाइम के साथ मास अभी इतना आया और आया और आया और आया, मास तो वेरिएबल हो गया ना। तो अब ये सवाल हो जाएगा कि इस फॉर्मूला को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे जबकि वहाँ पे मास कांस्टेंट था।
तो इसीलिए क्या होगा कि इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि रेट ऑफ मास से सॉल्व होगा टॉपिक। किससे सॉल्व होगा? रेट ऑफ मास। रेट ऑफ मास, रेट ऑफ मास का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ मास का मतलब होता है मास पर सेकेंड। मास पर सेकेंड आप चाहे तो m/t भी लिख सकते हैं, और अगर आप स्मॉल लेके सॉल्व करेंगे तो पर सेकेंड क्या होगा? dm/dt। dm मास इन dt सेकेंड। तो dt सेकेंड में मान लीजिए इस वॉल के ऊपर एक छोटे से समय में मतलब कि dt सेकेंड में वॉल के ऊपर कितना मास आ रहा है? dm मास आ रहा है। तो सर एक सेकेंड में कितना मास आएगा? तो यहाँ पे एक सेकेंड करके हम लोगों ने टाइम को एक निर्धारित कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है ना, कि हर सेकेंड में देखना है वॉल पे कितना फोर्स है। टाइम यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट किया, तो ये आ जाएगा dm/dt। ये dm/dt को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ मास, जो वॉल रिसीव कर रहा है पर सेकेंड में, है ना। रेट ऑफ मास बोलो या फिर मास रिसीव बाय द वॉल, क्या किसका? वाटर का मास पर सेकेंड में। ओके ठीक है, तो इसका मतलब कि जो फॉर्मूला था सर आप बता रहे थे यहाँ पर फोर्स के लिए, F इज इक्वल टू आप ऐसे लिख करके 2 लिखिए m के जगह पे और t के जगह पे हम लिख देंगे dm/dt, क्योंकि मास भी छोटा हो गया, टाइम भी छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा dm/dt। उसके बाद जो बच गया, हर मास जो आ रहा है पर सेकेंड उसका वेलोसिटी तो v है, सबका वेलोसिटी v, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, और एंगल भी सबका क्या है? सेम है। तो v कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा, और ये आपका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया, जो मास पर सेकेंड के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मास पर सेकेंड के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। चलो एक मिनट। ओके, ये हो गया फॉर्मूला, है ना। ये थोड़ा सा मेरे हाथ से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, बिल्कुल अब बन गया। क्या हो गया? F इज इक्वल टू 2 dm/dt v cos थीटा। अब इसके अंदर छोटा छोटा चेंजेस और आ जाता है सर। क्या आता है सर वो चेंजेस आप देख लीजिए, वो चेंजेस आप देख के फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो चेंजेस। देखिए बच्चे अच्छे से बात को समझिएगा। चेंजेस ये है, कई बार वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देता है इस कहानी को। ये नहीं बताता है कि मास पर सेकेंड कितना आ रहा है, वो ये बताता है कि वॉल्यूम पर सेकेंड कितना आ रहा है। वो ये नहीं बताएगा कि मास पर सेकेंड कितना आ रहा है, वॉल्यूम पर सेकेंड कितना आ रहा है, ये बताता है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ये dm/dt जो है, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जब मास छोटा सा है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा सर? छोटा सा, dv। अब v से वेलोसिटी भी है, v से वॉल्यूम भी होगा। थोड़ा सा इशू ऐसा लगता है ना, दिक्कत होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम पर सेकेंड। क्या है ये? वॉल्यूम पर सेकेंड। और मास क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो भी हो, रो हो, डी हो, जो हो, आप लिक्विड की डेंसिटी को रो ही मानिए। किसी सॉलिड बॉडी की डेंसिटी को मैं क्या करता हूँ? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और लिक्विड की डेंसिटी को रो से। इससे क्या होता है, पूरे फिजिक्स में हर जगह मैं यही यूज़ करता हूँ। तो कभी किसी बॉडी के टॉपिक में ऐसा हो जाए कि बॉडी का लिक्विड भी डेंसिटी का बॉडी का डेंसिटी भी है और लिक्विड का डेंसिटी भी है, तो आपको बार बार याद ना करना पड़े यहाँ पे डी क्या था, रो क्या था। अब ऑलवेज फिक्स कर दीजिए, रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डी जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है ना। ओके, तो ये आप रख सकते हैं ना, dv इंटू रो बाई dt। ओके सर, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे किया जाएगा ये कि रेट ऑफ वॉल्यूम से अगर क्वेश्चन देगा तो आप क्या करेंगे? रेट ऑफ वॉल्यूम आपको दे देगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, F इज इक्वल टू 2। अब dm, देखिए यहाँ पे रो तो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा dv dt, है ना। तो रो यहाँ पे रख दीजिए, इसको कर दीजिए dv बाई dt, यहाँ पे रो इंटू ये वेलोसिटी वाला v और ये cos थीटा, ये हो गया। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी के अलावा ऐसा दे दे कि मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था कि वहाँ पे ना जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वाटर के पाइप का, ये एरिया दे दिया A, एरिया क्या दे दिया? A। तो कैसे करेंगे? तो देखिए वाटर का जो वॉल्यूम है, सपोज कर लीजिए ये पूरा जो सेगमेंट है वो 1 सेकेंड में है। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में है। और हर सेकेंड में ऐसा सेगमेंट आएगा जाएगा, हर सेकेंड में ऐसा सेगमेंट आते रहेगा, क्योंकि वाटर तो कंटिन्यूसली बैक साइड से आते रहता है ना। तो आप एक काम कीजिए, मान लीजिए कि ये dv जो है ये पूरा वॉल्यूम है, dv जो है ये पूरा वॉल्यूम dv है, थोड़ा यही मान लीजिए ये पूरा वॉल्यूम dv है, और इसको आने में कितना टाइम लगेगा? dt, मतलब dt सेकेंड में ये पूरा dv है, dt सेकेंड में ये पूरा dv है। तो ये dv का आप ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, ऐसे लिखा जा सकता है क्या?
कि डी वी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। पढ़े हैं ना कि वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। जैसे ये एक बॉटल है, सपोज कि ये एक बॉटल है, अब आपको पता करना है इसका वॉल्यूम क्या है। तो ये एरिया जो है ना, ये एरिया नहीं, ये एरिया और ये परपेंडिकुलर लेंथ। आप गौर कीजिए, ये जो लेंथ है इस ऊपर वाला एरिया पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, या जो मैथ के टीचर वो भी बताते हैं कि अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम निकालना है तो उसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ, या फिर बॉडी का कोई भी एरिया और उसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ का प्रोडक्ट जो होता है वॉल्यूम होता है। जैसे मान लें कि अभी मैंने ये एरिया लिया, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगा इसका हाइट, तो एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर ना। तो अभी जो वाटर आ रहा है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही आ रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, डीवी वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया जो दिया होगा ए, कई बार इसको छोटा सा एरिया डी ए लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको एरिया को बहुत छोटा मान रहे हैं, ठीक है, छोटा मान रहे हैं तो डी ए, और अगर बड़ा है तो फिर ए, कोई इसमें इशू नहीं है, आप जैसा मन कर यूज कर सकते हैं। तो डी ए और एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, ये कॉल जितना दूर तक वाटर आ रहा है ये लेंथ, ठीक है, और ये इंटू डेंसिटी और नीचे डी टी, ठीक है ना, नीचे डी टी। या फिर सबसे बेस्ट होगा जो आपके माइंड को ज़्यादा सेट करेगा, वो क्या कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि एरिया ए है, एरिया यहाँ पे क्या है, ए है, और लेंथ चूंकि आपने वॉल्यूम को छोटा माना है छोटे सेकेंड में, तो ये जो लेंथ है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको आप डी एल मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए आ रहा है dt सेकेंड में। तो dt सेकेंड में लेंथ बहुत सा छोटा होगा, जब dt सेकेंड में लेंथ बहुत छोटा होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ये बेस्ट होगा आपको, एरिया इंटू लेंथ dl, ठीक है, ओके। और यहाँ पर डेंसिटी रो और नीचे क्या आ गया dt। अब देखिए लेंथ बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो लेंथ है इसको तो ये वाटर ही कवर कर रहा है, तो ये लेंथ बाय टाइम, ये इसका वेलोसिटी भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो dl लेंथ है dt सेकेंड में कवर कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना कवर करेगा, dl बाई dt, जो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर। ओके सर, तो यहाँ पर ये जो टर्म आ गया a फिर वेलोसिटी इंटू रो, a फिर वेलोसिटी इंटू रो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 3, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया होगा ऑफ पाइप, उसके अकॉर्डिंग अब नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला F इज इक्वल टू 2 रो dv बाई dt। ये जो dv बाई dt है उसके जगह पे आप देखो, आप रिप्लेस करो dv बाई dt जगह पे क्या आ गया av, और रो तो बगल में जैसे था वैसे रह गया, तो dv बाई dt की जगह पे क्या आ गया av, क्या आ गया av। ओके सर, तो यहाँ पे 2, ठीक है, dv बाई dt की जगह पे आ गया av, और रो तो बगल में इसके था तो ये रो रह गया, और यहाँ पे फिर एक वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया और ये कॉस थीटा हो गया। तो मिला के आपका इस चैप्टर के अंदर 3 फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, 3 फॉर्मूला आपका हो गया, एक ये वाला, ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपके पास है। ये कब यूज़ करना है ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपको पता होगा कि वाटर जो है पर सेकेंड कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप डी एम बाई डी टी से बोल देंगे 2 kg वाटर पर सेकेंड, तो 2 kg वाटर पर सेकेंड मतलब यहाँ पे क्या डाल देंगे 2 kg पर सेकेंड। ये पूरा डी एम बाई डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उससे बोलेगा कि 2 लीटर वाटर पर सेकेंड, तो 2 लीटर वाटर पर सेकेंड मतलब इस पूरी जगह पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, समझ गए ना। और ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का एप्लीकेशन और अच्छे से दिखाएंगे ताकि आप इसको अप्लाई कर सको। तो फिलहाल ये टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं हर लेक्चर के बाद एक बार या तो एंड में या तो स्टार्टिंग में हट जाता हूँ ताकि आप सब कुछ अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपना नोट्स बनाइए, बिना नोट्स बनाए काम नहीं बनता है, रिविज़न नहीं होता है। तो मैं लास्ट में सारे पीपीटी उसको मैं